हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं 29 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को। आराम से एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे आपकी एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं 29 अप्रैल के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, चीन के जियामेन में 27 अप्रैल से लेकर 4 मई तक सुदीरमन कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है? तो देखिए, पहली चीज तो ये कि 27 अप्रैल को सुदीरमन कप टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है। आयोजन कहां पर हो रहा है? चीन के जियामेन नाम के शहर में। ये 4 मई तक आयोजित किया जाएगा, फिर हम विनर की बात करेंगे। लेकिन यहां पर हमको ये समझना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदीरमन कप टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। काफी सारे कप पूछे जाते हैं, काफी सारी चैंपियंस ट्रॉफी पूछी जाती है, जैसे दिलीप ट्रॉफी से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सुदीरमन कप टूर्नामेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि किस खेल से संबंधित है। तो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, चीन के जियामेन नाम के शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इंडियन बैडमिंटन टीम को लीड कर रहे हैं पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन। तो पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन दोनों ही इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये लीड कर रहे हैं इंडियन टीम को। इसके अलावा वर्ल्ड के 11वें नंबर की एक मेंस डबल की जोड़ी है इंडिया की, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। बैडमिंटन प्लेयर है। इन दोनों ने फिटनेस, क्योंकि इनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए फिटनेस के कारण या फिटनेस के सही ना होने के चलते टूर्नामेंट से अभी ये बाहर हो चुके थे, तो इन्होंने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको दे देता हूं कि इन दोनों को किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? कमेंट में जरूर बताइएगा। बैडमिंटन प्लेयर है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, सुदीरमन कप 2025 की यहां पर बात कर लेते हैं कि किस खेल से संबंधित है। तो ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका आयोजन कौन करवाता है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। नॉर्मली क्या होता है कि इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है, 2 साल में एक बार। इंटरनेशनल मिक्स्ड टीम बैडमिंटन टूर्नामेंट है, एक प्रकार का मिक्स टीम बैडमिंटन टूर्नामेंट यहां पर आयोजित किए जाते हैं। 2 साल में एक बार आयोजन किया जाता है। 2025 में इस साल ये 19th एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। 19वां एडिशन है। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1989 में। ओके। टूर्नामेंट इंडोनेशिया के एक बैडमिंटन प्लेयर सुदीरमन के नाम पर रखा गया है, इस टूर्नामेंट का नाम। अब आयोजन करवाने वाला, क्योंकि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, तो इसकी भी हमको बात करनी पड़ेगी। पूरे वर्ल्ड में बैडमिंटन खेलों को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है ना। बैडमिंटन खेलों से संबंधित पॉलिसीज बनाना, आज जितने भी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है उनको आयोजित करवाना, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का काम है। इसकी स्थापना की गई थी 1934 में, और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है मलेशिया के कुआलालंपुरम में। ओके। तो सुदीरमन कप का भी आयोजन ये रिसेंटली करवा रहा है, कहां पर? चीन में। कौन सा एडिशन है? 19वां एडिशन, बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य में 5 साल के बाद लिपुलेख और नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत पर सहमति बनी है। यह दोनों दर्रे क्रमशः भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इंडिया में 2 पास देखने को मिलते हैं, 2 दर्रे देखने को मिलते हैं, लिपुलेख और नाथुला दर्रा। ये दोनों ही दर्रे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाने जाते हैं। कैलाश मानसरोवर की अगर हम लोकेशन देखते हैं तो चीन का जो तिब्बत क्षेत्र है वहां पर हमें कैलाश मानसरोवर देखने को मिलता है, और उसकी यात्रा के लिए इंडिया के 2 दर्रों से यात्रा की जाती है, लिपुलेख और नाथुला दर्रा। अच्छा, पास या दर्रा क्या होता है पता है आपको? पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य में या फिर 2 पर्वतमालाओं के मध्य में जाने के लिए जो मार्ग होता है वो कहलाते हैं कैजुअली दर्रे। ओके। तो लिपुलेख और नाथुला दर्रा
अगर हम देखें कि किस राज्य में है तो ये देखने को मिलेंगे भारत के उत्तराखंड और सिक्किम राज्य में। आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट का ध्यान जाएगा आंसर सी पर, सिक्किम और उत्तराखंड। आप बोलोगे कि सर सेम तो है ऑप्शन, उत्तराखंड सिक्किम या सिक्किम उत्तराखंड। सेम नहीं है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है क्रमशः, मतलब क्रम से बताइए कि लिपुलेक और नाथुला दर्रा कहां पर है। तो लिपुलेक दर्रा देखने को मिलेगा उत्तराखंड राज्य में और नाथुला पास देखने को मिलेगा भारत के सिक्किम राज्य में। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। ओके, सावधान रहिएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्रमशः बोले तो देख लेना कि भाई पहले कौन है और बाद में कौन है, इसके क्रम के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए। ओके, ठीक है। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में ये चीज बताई है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, इसने बताया है कि भैया कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर सहमति बन गई है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। अभी जून से लेकर अगस्त 2025 तक ये यात्रा आयोजित की जाएगी और 750 तीर्थ यात्रियों को यहां पर अनुमति दी जाने वाली है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। आपको पता है हिमालय पर्वतमाला पर माउंट कैलाश की ऊंचाई 6638 मीटर तक देखने को मिलती है। देखिए ये माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई पर है, लेकिन यहां पर देखिए जो पर्वतारोहण है वो बिल्कुल प्रतिबंधित है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर से बहुत सारे धर्मों की आस्था जुड़ी हुई है। सबसे पहला आता है हिंदू धर्म। ओके, माना जाता है भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, है ना, वो निवास करते हैं कैलाश मानसरोवर में। बुद्ध धर्म, जैन धर्म, बोनो रिलीजियन या बोन रिलीजियन, ये देखिए बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में तो आपको पता है। ये बोनो रिलीजियन है ना, ये तिब्बत का स्थानीय धर्म है। वहां के जो तिब्बती लोग हैं वो पूजते हैं, बोनो धर्म को मानते हैं। तो ये सभी धर्मों का पवित्र शिखर माना जाता है माउंट कैलाश, इसलिए इस पर चढ़ाई करना प्रतिबंधित है। हालांकि ये माउंट एवरेस्ट से भी नीचे है, लेकिन चढ़ाई प्रतिबंधित है। 6638 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। अब इसकी यात्रा के लिए इंडिया से 2 पास है। सबसे पहले आता है लिपुलेक पास, उत्तराखंड में है। 1981 में यहां से यात्रा शुरू हुई थी कैलाश मानसरोवर की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में यह देखने को मिलता है और व्यास वैली में स्थित है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में व्यास वैली में देखने को मिलता है 18,300 फीट की ऊंचाई पर। अब यहां पर अगर आप मैप देखेंगे ना जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको ये एक मैप दिखेगा। यह है भारत का उत्तराखंड, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्मली नेपाल का क्षेत्र। अब दिल्ली से होते हुए जब उत्तराखंड जाते हैं तो अल्मोड़ा होते हुए धाराचूला पहुंचते हैं। फिर धाराचूला के बाद यहां पर देखिए ट्रेकिंग रूट ज्यादा बड़ा है, मतलब यहां पर वाहन से यात्रा नहीं की जा सकती, ट्रेकिंग रूट देखने को मिलता है। और यहां पर हमें बॉर्डर पर देखने को मिलता है लिपुलेक पास। यहीं से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। टकलाकोट या बालाकोट नाम के प्लेस को जोड़ता है लिपुलेक पास, और ये जाता है तिब्बत एरिया में। और फिर आगे चलकर कैलाश लेक मानसरोवर और कैलाश माउंटेन की यात्रा की जाती है। ओके, देखिए 2 से 3 दिन लगते हैं नॉर्मली नई दिल्ली से, पूरे कैलाश मानसरोवर की यात्रा में वहां पर जाकर 2 से 3 दिन का समय लगता है। और अगर हम टोटल ड्यूरेशन देखें नई दिल्ली से यात्रा करके आने की, तो यहां पर 22 से 24 दिन का टाइम पीरियड लेकर चलना होता है। तो डोलमाला पास होते हुए पहले लिपुलेक पास को क्रॉस करते हैं, फिर अगर जब यात्रा करते हैं और कैलाश मानसरोवर का राउंड लगाते हैं तो डोलमाला पास देखने को मिलता है तिब्बत में। तो ये एक लोकेशन है, यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लिपुलेक पास है। लेकिन आप यहाँ पर ये समझिए कि जो ट्रेकिंग है ना वो रूट ज्यादा बड़ा है, तो यहां पर नॉर्मली अवॉइड किया जाता है लोगों के द्वारा। ये दूसरा रूट फिर शुरू किया गया जो कि नाथुला दर्रा। अब ये रूट आपको बहुत बड़ा दिखेगा। नई दिल्ली से आप सिक्किम जाओ, सिक्किम में गंगटोक को पार करके आप देखोगे कि इंडिया और तिब्बत की सीमा पर या चाइना की सीमा पर देखने को मिलेगा नाथुला पास। फिर वो पूरा जो रूट है ना वो बस का रूट है। सबसे अच्छी चीज ये है कि ये बस का रूट है और एंड तक बस जाती। यहां पर भी आपको जो टाइम पीरियड लगता है ना ऑलमोस्ट 21 दिन का लगता है। अब आप बोलोगे सर वो छोटा रूट है, फिर भी ज्यादा टाइम, ये बड़ा रूट है। तो आप देखिए ये बस से जाना होता है, जबकि उस रूट पे क्या होता है ट्रेकिंग रूट ज्यादा होता है, वाहन नहीं जा पाते।
तो वहां पर समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारी बात जो हो रही थी वो लिपुलेख दर्रे की हो रही थी। तो भारत के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के बालाकोट से जोड़ता है लिपुलेख दर्रा, जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। इसके अलावा नाथुला पास की बात करें तो ये सिक्किम में। लिपुलेख 1981 में शुरू हो गया था, लेकिन टफ रूट है, तो फिर 2015 में शुरू किया गया नाथुला पास से होते हुए। ये पास एग्जाम में काफी पूछा जाता है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। इंडिया के सिक्किम स्टेट में सिक्किम स्टेट को साउथ तिब्बत एरिया से जोड़ता है। चुंबी घाटी तक जाता है तिब्बत क्षेत्र में, चुंबी घाटी होते हुए तिब्बत में प्रवेश करता है। ऊंचाई है 4310 मीटर इस पास की। तिब्बत के मानसरोवर लेक से सिंधु नदी इंडस रिवर का भी उद्गम होता है। यह निकलती है पूर्व से मानसरोवर लेक के, और मानसरोवर लेक के पश्चिम से सांगपो नदी निकलती। यही सांगपो अरुणाचल प्रदेश में भारत में इंटर होती है, और सांगपो को इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो अब जो 5 साल के बाद, कोविड के बाद है ना, कोविड भी था 2020 में, और इंडिया और चीन के मध्य में बॉर्डर को लेकर भी काफी डिस्प्यूट थे, काफी तनाव था। तो उस वक्त इस यात्रा को बंद किया गया था, और अब इसको 2025 में फिर शुरू किया जा रहा है। दोनों रूटों से शुरू की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो आप सभी के लिए बायलिंगुअल जनरल स्टडीज का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। लास्ट डे भी आपको ऑफर ऑफ द डे में यही था। काफी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी, तो एक बार फिर से आपके लिए ऑफर ऑफ द डे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सभी आपके बहुत ही बेसिक से यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। काफी नॉमिनल प्राइस में आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कीजिए, अवेल कीजिए। और कोई भी डाउट आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नृत्य दिवस या इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है 29 अप्रैल को, मतलब आज के दिन। देखिए, इंटरनेशनल डांस डे, इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहली बार 1982 में, 29 अप्रैल 1982। यूनेस्को का एक इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है, इसकी एक इंटरनेशनल डांस कम्युनिटी थी। इसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में नृत्य के प्रति लोगों को अवेयर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के लिए डांस बहुत ज़रूरी है, मेंटल पीस के लिए डांस बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो कल्चर होते हैं है ना, उनको रिप्रेजेंट करते हैं डांस। अगर हम इंडिया में भी देखें तो बहुत सारी कम्युनिटी है, जनजाति है, अलग अलग जगह पर स्थानीय रूप से अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए डांस करती है। बहुत सारे डांस है ना, राई नृत्य हो जाता है, तमाशा हो जाता है, गरबा हो जाता है, ये सब क्या डांस है ना, लावणी हो जाता है। तो इस तरीके से डांस जो है ना, एक तो मेंटल पीस भी देता है, वर्ल्ड के कल्चर को भी सहेजने में मदद करता है और रिप्रेजेंट करता है कल्चर को। इसीलिए नृत्य के महत्व के बारे में लोगों को और वर्ल्ड को अवेयर किया जाए कि ये बहुत जरूरी है। और जितने भी इंपॉर्टेंट कलाकार रहे, कोरियोग्राफर रहे वर्ल्ड में डांस के, उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से चुना गया 29 अप्रैल को। वैसे एक कोरियोग्राफर का जन्मदिन आता है इस दिन, एक फ्रेंच कोरियोग्राफर रहे थे। 29 अप्रैल 1727 में इनका जन्म हुआ था, जीन जॉर्जेस नोवरे, फ्रेंच कोरियोग्राफर। तो इन्हीं के सम्मान में 29 अप्रैल की डेट को निर्धारित किया गया और पहली बार मनाया गया 1982 में इंटरनेशनल डांस डे। ओके, इस साल इसकी थीम को अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो केवल हम यहां पर यह याद कर लेते हैं कि इंटरनेशनल डांस डे या अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में कितने प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति पर विचार कर रही है? अभी दी नहीं गई है, केवल विचार कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनमें 49% तक एफडीआई की परमिशन देने पर विचार कर रही है, 49% तक। सर अभी कितना परसेंट दिया जा रहा है? तो अभी प्रोहिबिटेड किया गया है, अभी प्रतिबंधित है एफडीआई की परमिशन न्यूक्लियर पावर प्लांट में। न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो सप्लाई होती है ना,
चीजों की, उसमें एफडीआई की अनुमति है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट बहुत ही सख्ती से इन्हें रेगुलेट करती है। अभी तक जैसे देखिए, सप्लाई का मतलब होता है मशीनरी मंगवा ली, है ना, कुछ और मंगवाना है, तो इन चीजों में सप्लाई में एफडीआई की परमिशन है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में एफडीआई की परमिशन गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दी थी। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट विचार कर रहा है कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हम 49% तक एफडीआई को परमिट करेंगे। क्यों? इस इनिशिएट का कारण क्या है? तो देखिए, क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट आएगा तो और प्लांट स्थापित कर पाएंगे, क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके अलावा जो हम अभी तक जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज कर रहे हैं, जैसे कोयले से बना ली, है ना, इन पर डिपेंडेंसी को कम करना, और कोयला जलाकर जो हम एनर्जी बनाते हैं अगर उसको कम कर पाएंगे तो भाई जो कार्बन उत्सर्जन है कहीं ना कहीं उसको भी रिड्यूस करने में मदद मिलेगी, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यहां पर प्राप्त किया जा सकेगा। तो काफी सारे पर्पस यहां पर सिद्ध होते हैं अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एफडीआई को परमिट किया जाता है। एक एक्ट को आपको यहां पर समझना पड़ेगा, न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एटॉमिक एनर्जी एक्ट, यह बना था 1960 में, और इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में एफडीआई की अनुमति नहीं थी। तो अब अगर गवर्नमेंट अनुमति देती है तो इस एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, और 49% तक, विचार तो 49% का है, फिर गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले, लेकिन इसमें चेंज होगा, यह समझ लीजिए। भारत की अगर हम करंट न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी देखें तो ये 8 गीगावाट विद्युत का उत्पादन करते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से। पूरी जो हमारी पावर कैपेसिटी ना, उसका केवल 2% न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में, तो ये बहुत कम है। अब रिन्यूएबल एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना है तो भाई इसमें एफडीआई को परमिट करना पड़ेगा। अभी जो 2025 का बजट आया था ना, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा को बढ़ाया था। पहले ये 74% थी, जिसको बढ़ाकर 100% किया गया इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को। अगर हम अदर सेक्टर में देखें कि एफडीआई की लिमिट क्या है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में 20% एफडीआई लिमिट है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये 74% तक है, एलआईसी में 20% है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में 74% है, जिसे अब इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा के 100% किया गया है, प्रिंट मीडिया में 26%, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% एफडीआई की सीमा है, डिफेंस सेक्टर में 100% है, एग्रीकल्चर में 100% है, एजुकेशन एंड हेल्थ, टेलीकॉम, सब में 100% है। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी एफडीआई की अनुमति नहीं है, इसे 49% तक करने की गवर्नमेंट विचार कर रही है। अब यहां पर यह मत बोलना कि एफडीआई का मतलब नहीं पता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, एफडीआई के नाम से जाना जाता है, मतलब विदेशी जो इंस्टीट्यूशन है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं यहां पर आके। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में कौन सी कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करने के मामले में टॉप पर बनी है या टॉप पर रही है? पहले कंपनी का नाम ले लेते हैं, यह है एचडीएफसी बैंक। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो ईयर था ना, उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। सर ये सीएसआर क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो देखिए क्या होता है, जो भारत में कंपनीज है ना, भारतीय संविधान में पता वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना पड़ती है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य ऐसी पॉलिसी बनाएगा कि भाई वेलफेयर स्टेट का जो हमारा सपना है कल्याणकारी राज्य का, वो सिद्ध हो। अब देखिए, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनियां देश में पैसा कमाती है ना, उनको भी थोड़ी बहुत उन पर भी बोझ डालती है कि आप भी भाई परोपकार के काम करो। यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी? कंपनियों की, कॉरपोरेट की। तो इसे नाम दे दिया गया कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपने जो पैसा कमाया है ना, उसमें से कुछ पैसा आप लोक कल्याण के कार्यों में खर्च करो, स्कूल्स पर खर्च करो, एजुकेशन पर खर्च करो,
हेल्थ केयर अस्पताल बनवा लो, अनाथ आश्रम पे खर्च करो। तो इस तरीके की जो वेलफेयर स्कीम्स या वेलफेयर चीजें उन पर खर्च करना चाहिए, सोसाइटी पर या फिर इन्वायरमेंट पर, पेड़ लगा दिए, है ना, नदियों की सफाई करवा दी। तो इस तरीके से ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप बोलोगे सर ये कंपनी की इच्छा है या गवर्नमेंट का रूल है? तो ये गवर्नमेंट का रूल है। इंडियन लॉ के अनुसार अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसे कम से कम 2% अपने ईयरली प्रॉफिट का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करना पड़ता है। मान लो किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया है 10 करोड़, तो वो 2% खर्च करेगी, मतलब 20 लाख रुपए उसको सीएसआर पर खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए बकायदा कंपनी एक्ट 2013 में यह प्रावधान है और सीएसआर को लागू किया गया था इसी एक्ट के माध्यम से 2014 में। कंपनी एक्ट की धारा है 135, सेक्शन 135। ये ऐसी सभी कंपनीज पर लागू होता है इंडिया में जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक हो और जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ से अधिक हो या फिर एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो, तो 2% उनको खर्च करना पड़ेगा सीएसआर पर। ठीक है, प्राइम डेटाबेस की अभी एक रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि भैया इस साल कंपनीज को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च है उसमें भी 16% की वृद्धि हुई है। पिछले साल ऑलमोस्ट 15,500 करोड़ रुपए सीएसआर पर खर्च किए थे कंपनियों ने, जो कि अब बढ़कर 17,967 करोड़ रुपए हो गए, मतलब 16% की वृद्धि हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा खर्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। इसने सीएसआर एक्टिविटीज पर ऑलमोस्ट 945 करोड़ रुपए खर्च किए। सेकेंड पर आता है रिलायंस इंडस्ट्री, 900 करोड़ रुपए खर्च किए, और तीसरे पर टीसीएस जिसने 827 करोड़ रुपए खर्च किए। अब कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ? तो एजुकेशन पर सबसे ज्यादा खर्च किया इन्होंने, 1104 करोड़ रुपए। इसके अलावा फिर हेल्थ केयर आता है जिस पर 720 करोड़ रुपए खर्च हुए, और फिर अदर हैं, इन्वायरमेंट पे लगा दिए, नदियां साफ करवा दी, है ना, और अदर काम करवा दिया, अनाथालय में दान कर दिया, तो ये अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इसको कंट्रोल करता है और सीएसआर की निगरानी करता है देश में, ध्यान रखना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो देखिए, पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद काफी डेवलपमेंट हुए हैं, काफी स्पीड से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए। आपको पता है 5 एक्शन मैंने आपको बताए थे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। इसके अलावा अभी जो इंडियन एयरफोर्स है ना, उसने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है जिसका नाम है आक्रमण। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आक्रमण मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, एयरफोर्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, और यह आयोजन किया गया है सेंट्रल सेक्टर में। अगर हम इंडिया का सेंट्रल सेक्टर देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये जो रीजन है ना, यहां पर एयरफोर्स ने अपनी एक्सरसाइज शुरू की थी 2-3 दिन पहले, और अभी ये एक्सरसाइज चालू है, जिसके तहत चाहे माउंटेन एरियाज हो, चाहे जमीनी मैदानी एरिया हो, वहां पर सटीक एयर स्ट्राइक का अभ्यास किया गया है। और इसके अलावा पायलट जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, रियल वॉर सिचुएशन में अभ्यास करवाया जा रहा है उनको, जिससे उन्हें जंग या फिर वॉर होता है तो ऐसी कंडीशन में काम करने का या वॉर करने का अनुभव मिल जाए। एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान से युद्ध हो सकता है। इसकी कोई सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे हालात हैं और जैसी परिस्थिति चल रही है और जैसी इंडियन गवर्नमेंट की मूवमेंट है, उसे उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि इंडिया रिटेलिएट करे। ठीक है, तो अभी कोई ऐसी परमानेंट न्यूज नहीं है, लेकिन हो सकता है रिटेलिएट करे, क्योंकि जैसे सिनेरियो बन रहे हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है, वो कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रही है। तो एयरफोर्स ने जो एक्सरसाइज की उसे नाम दिया गया है एक्सरसाइज आक्रमण। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये एक्सरसाइज की गई सेंट्रल सेक्टर में।
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 में किसे हरित पहल के तहत, है ना, ग्रीन इनिशिएटिव के तहत सर्वोच्च सम्मान प्लेटिनम रिकॉग्निशन दिया गया है। तो हरित पहल के तहत सर्वोच्च सम्मान प्लेटिनम रिकॉग्निशन हाल ही में दिया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा हुबली एयरपोर्ट को, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, हुबली एयरपोर्ट। ठीक है, देखिए यहां पर पूरी न्यूज समझ लेते हैं। कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में जो एयरपोर्ट्स है उनके लिए पॉलिसीज बनाना और उनके रन करवाने के लिए क्या क्या नियम चाहिए, एयरपोर्ट में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इन सभी के लिए पॉलिसीज बनाता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो इसने हाल ही में एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा, ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट द्वारा ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 में प्लेटिनम रिकॉग्निशन हाईएस्ट ऑनर दिया गया है हुबली एयरपोर्ट को। और हुबली एयरपोर्ट को ये जो अवार्ड दिया गया 6 मिलियन पर एनम, हर साल 6 मिलियन से कम यात्रियों को संभालने का जो एयरपोर्ट की एक कैटेगरी है ना, सस्टेनेबल एनर्जी की कैटेगरी एयरपोर्ट्स की, जो कि जहां पर 6 मिलियन से कम यात्री आते हैं एक साल में, तो उस कैटेगरी में इस अवार्ड को प्राप्त किया है। 6 मिलियन से कम यात्री आते हैं और ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में इसने अच्छा काम किया है, इसीलिए हुबली एयरपोर्ट को प्लेटिनम रिकॉग्निशन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। अवार्ड नई दिल्ली में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के दौरान प्रदान किया गया। आपको पता है जो हुबली एयरपोर्ट है ना, उस पर जो इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा 8 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। यह सोलर पावर प्लांट जो है ना, इंडिया में अपनी तरीके का पहला पावर प्लांट है जो कि किसी एयरपोर्ट पर लगाए। हुबली एयरपोर्ट की जो ऊर्जा आवश्यकता है उसको तो पूरा कर ही रहा है, साथ ही साथ बेलगामी, मैसूर जो छोटे छोटे एयरपोर्ट है कर्नाटक के, वहां पर भी क्लीन एनर्जी की आपूर्ति कर रहा है। तो हुबली एयरपोर्ट को इसीलिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। अब देखिए हुबली एयरपोर्ट समझ में आ गया कर्नाटक में। अगर इंडिया के अदर एयरपोर्ट की बात करें तो एक बार नजर डाल लेते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या उत्तर प्रदेश, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा मोपा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोनी पोलो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटका में ही है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली वाला, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटक के बेंगलुरु में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल, राजीव गांधी तेलंगाना हैदराबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात अहमदाबाद में, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर उत्तर प्रदेश, सिंधुदुर्ग पारुले महाराष्ट्र में, डिब्रूगढ़ असम में है, और हलवारा हवाई अड्डा या एयरपोर्ट पंजाब के लुधियाना में देखने को मिलता है। तो ये अदर एयरपोर्ट है जिनको याद रखिएगा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल क्या काम करता है, जिसने अवार्ड दिया वो मैं आपको बता चुका हूं कि इसका काम क्या है ना, एयरपोर्ट स्टैंडर्ड बनाना और बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस को प्रमोट करना, मतलब एयरपोर्ट को स्टैंडर्डाइज करना, मतलब स्टैंडर्ड बनाना एयरपोर्ट का कि कैसा होना चाहिए, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, यह सब ग्लोबली एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल देखता है। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी और कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम। भारत के किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं के गायन पर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं? तो मधुबनी पेंटिंग कहां फेमस है और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल बोध गया कहां पर है? बिहार में। तो आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में बिहार में 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, एक तो सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का और इसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एक साथ सामूहिक रूप से गायन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है बिहार में। किस अवसर पर?
तो देखिए बिहार में इस साल आयोजित किया जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। अब बिहार में ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आयोजित किए जा रहे हैं, इसी थीम पर, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर ही 18 वर्ग मीटर, है ना, स्क्वायर मीटर, 18 ऑलमोस्ट 18.69 स्क्वायर मीटर की एक मधुबनी पेंटिंग बनाई गई है बड़ी सी। तो सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का ये रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। और इसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं ने एक साथ मिलकर यहां पर सिंगिंग बाउल असेंबल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सिंगिंग बाउल असेंबल यहां पर आपको कंफ्यूज करेगा, क्या होता है कि एक संगीत प्रदर्शनी है, संगीत का प्रदर्शन है। एक बाउल लिया जाता है जो कि धातु का बना है और उस पर किसी भी धातु की लकड़ी, छड़ी, उसको रगड़ कर एक साउंड क्रिएट किया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा मेंटल पीस देता है। वो जो साउंड होता है ना, वो मेंटल पीस देता है। तो ये एक साथ अलग अलग मठों से आए हुए 375 बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर बोध गया, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर, जिसमें 5 साल से लेकर 70 साल तक की आयु के बौद्ध भिक्षु थे, तो इन्होंने एक साथ मिलकर सिंगिंग बाउल असेंबल आयोजित किया, सबसे बड़ा वर्ल्ड का, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। ठीक है, सिंगिंग बाउल एक साथ उपयोग किया जाता है कई सिंगिंग बाउल्स को, जैसे उस पर छड़, जैसे यहां पर इमेज होगी, हाँ यहां पर आप इमेज देखेंगे तो एक बाउल है और सबके हाथ में देखो एक छड़ है। अब इसको जब रगड़ा जाता है ना उस बाउल पर, तो एक अच्छा सा शांति वाला साउंड उत्पन्न होता है। तो इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बिहार में। तो 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं कहां पर? बिहार में। ठीक है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में 2100 करोड़ के पीएम मित्र पार्क को मंजूरी प्रदान की गई? तो जो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसने हाल ही में 2100 करोड़ रुपए के पीएम मित्र पार्क को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश राज्य में। पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले में बनाया जाएगा। इसमें होगा क्या? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, टेक्सटाइल में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना, पीएम मित्र पार्क का मुख्य उद्देश्य। सेंट्रल की एक स्कीम है, बाद में बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उसने मध्य प्रदेश के धार में 2100 करोड़ रुपए के पीएम मित्र पार्क योजना को मंजूरी दी। पूरा एक पार्क बनाया जाएगा जो स्पेशली कपड़ा उद्योग के लिए होगा, टेक्सटाइल पार्क है। इसमें 220 MLD जीरो वेस्ट वाटर ड्रेनेज बनाई जाएगी, ड्रेनेज प्लांट बनाया जाएगा, सोलर पावर बेस्ड पावर प्लांट बनाए जाएंगे, और जो श्रमिक है ना उनके रहने के लिए रेसिडेंशियल एरिया भी बनाया जाएगा इस पार्क में। इंदौर से देखिए, क्योंकि एक तो एमपी की जो फाइनेंशियल कैपिटल है इंदौर, उसके बहुत पास में, इसीलिए भी एमपी में जो रोजगार है उसको जनरेट करने में, टेक्सटाइल को बूस्ट करने में, टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगा पीएम मित्र पार्क। एमपी के धार में बनाया जा रहा है। इंदौर से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। पिथमपुल इंडस्ट्रियल क्लस्टर से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा सबसे जो पास का बंदरगाह है ना वो गुजरात का हजीरा पोर्ट है, तो इंटरनेशनली भी इसे एक्सपोर्ट किया जा सकेगा जो भी कपड़ा वहां पर बनाया जाएगा। तो ये पीएम मित्र पार्क के एमपी के धार में 2100 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी दी गई। अब पीएम मित्र योजना की बात करें, क्या है? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2022 को इसे अनाउंस किया था। ओके, और जो नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी है 2020 की, उसके तहत 2022 में अनाउंस हुई थी पीएम मित्र योजना। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत करना और रोजगार को जनरेट करना। 7 साल के लिए बजट रखा गया था 2027-28 के फाइनेंशियल ईयर तक के लिए 4445 करोड़ रुपए। और भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है वो इसको रेगुलेट करेगी और कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी। जैसे अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो उसके लिए 800 करोड़ रुपए तक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल देगी, और अगर जो
नॉन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अगर वो बनाए जा रहे हैं तो उसके लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यहां पर देखिए, अगर हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को समझें या फिर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जहां पर क्या होता है कि जमीन पर एक नया कंस्ट्रक्शन खड़ा किया जा रहा है, जमीन है खाली, उस पर ही पूरा कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा है नए सिरे से, तो वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होता है जब कोई पुराना कंस्ट्रक्शन है, पुरानी इमारतें पहले से बनी हुई थी जर्जर, उसी को वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, फिर से बनाया जाए। तो पहले से ही ढांचा है, अब उसको रिनोवेट किया जा रहा है, तो ये हो जाता है ब्राउनफील्ड। ओके, तो ग्रीन फील्ड के लिए 800 करोड़ और ब्राउन फील्ड के लिए 500 करोड़ रुपए तक देगी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। ऐसे 7 पार्क बनाए जाएंगे, इसे कहा जा रहा है 7 पीएम मित्र पार्क। ग्रीनफील्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ में, एक मध्य प्रदेश के धार में बन रहा है, ठीक है, गुजरात के नवसारी में बनाया जाएगा, महाराष्ट्र के अमरावती में बनाया जाएगा, ब्राउनफील्ड पार्क होगा ये। इसके अलावा कर्नाटक के कलबुर्गी में बनाया जाएगा, तमिलनाडु में बनाया जाएगा, एक तेलंगाना में बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश के धार में तो बन ही रहा है। तो इस तरीके से 7 पीएम पार्क का निर्माण किया जाएगा या पीएम मित्र पार्क का निर्माण किया जाएगा। अभी जो 2100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, मंजूरी दी गई है, वो मध्य प्रदेश के धार का है, ठीक है, ग्रीनफील्ड परियोजना है। आगे आते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खोजी गई लेबियो करू और लेबियो चेकिडा किसकी प्रजाति है? अब यहां पर देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा लेबियो करू और लेबियो चेकिडा 2 प्रजातियों की खोज की गई और ये दोनों ही मछली की प्रजातियां, मीठे पानी की मछली की 2 प्रजातियां जो कि दक्षिण भारत में देखने को मिली। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक बोल सकते हैं बॉडी है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस। इसने 2 मछली की प्रजाति को दक्षिण भारत में खोजा है। एक है लेबियो उरू, दक्षिण भारत में एक चंद्रगिरी नदी का बहाव क्षेत्र है कर्नाटक में। कर्नाटक में वेस्ट की ओर बहती है ना, पश्चिम की ओर एक इंटर स्टेट रिवर है, ठीक है। तो कर्नाटक के पट्टीमला पहाड़ियों से यह निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। चंद्रगिरी नदी में लेबियो उरू प्रजाति की खोज की गई है, मछली की मीठे पानी की स्थानीय प्रजाति है। और इसके अलावा लेबियो चेकिडा ये चालाकुड़ी रिवर में देखने को मिली है, पश्चिमी घाट में ये रिवर देखने को मिलती है। दोनों ही मीठे पानी की मछली की प्रजाति है, ओके। और क्योंकि देखिए वेस्टर्न घाट पर मिली है, तो इससे जो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है वेस्टर्न घाट, उसकी भी कहीं ना कहीं मान्यता बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं उसके महत्व को यह दर्शाती है कि काफी सारी स्पीशीज का घर है वेस्टर्न घाट एरिया, स्थानीय रूप से जो वहां पर रहती है और कहीं नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है वेस्टर्न घाट, उसको संरक्षित किया जाना भी जरूरी है। तो हमारे लिए क्वेश्चन 2 मछली की प्रजाति से है, लेबियो चेकिडा और लेबियो उरू, किसकी प्रजाति है? मछली की। तो यहां पर 29 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। आइए देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। ये किस संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन? कृति सेनन। हाल ही में चर्चा में रहे पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। आंसर सी। भारत का 107वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया? सिमलीपाल को। हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? यूनाइटेड नेशन। हाल ही में मास्को इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है प्रदीप कुरबाहा ने। ऑल वी इमेजिन एस लाइट की निर्देशक पायल कपाड़ियों को किस देश के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से सम्मानित किया गया? तो यह फ्रेंच का सम्मान है या फ्रांस का। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क
दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को। हाल ही में भूकंप से प्रभावित इक्वेडोर किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। और हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल वॉलेट अक्षवी का पूरा नाम क्या है? तो इसका है आपदा क्षति विवरण, अक्षवी का पूर्ण रूप है। तो ये कल के सेशन के हमारे करंट अफेयर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों से था। ये 90 विधानसभा सीटें हैं जम्मू कश्मीर में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है सांगपो। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा बेंगलुरु में। ओके, तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था? पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? और हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर ने 1556 में किस किले में अकबर का राज्याभिषेक किया गया था? ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।